एक दुनिया जहाँ पे असाधारण जीव और प्रकृति का मिलन होता है। तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर के लिए जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं। अनुभव कीजिए पोकेमॉन्स और इस दुनिया के बीच का ये अनोखा रिश्ता जो आपने पहले कभी ना देखा। स्वागत है पोकेमॉन के इस अनोखी दुनिया में। क्लॉडज़ायर, एक स्पाइनी फिश पोकेमॉन। क्लॉडज़ायर अपनी औसतन जिंदगी पानी के बाहर ही बिता देता है क्योंकि यह जमीन पे चल सकता है और सांस भी ले सकता है। इनकी जिंदगी बाकी मछलियों से बहुत अलग होती है। जमीन पे चलने वाली मछली, इनको ज्यादातर पाल्डिया रीजन में देखा जाता है। पर ऐसी क्या चीज है जो इनकी जिंदगी जमीन पर इतना महत्वपूर्ण बनाता है? इसका जवाब हमें इस कीचड़ में मिल जाता है। नमी से भरी हुई एक ठंडी सी जगह, समुद्र के शिकारियों से बहुत दूर। कीचड़ ही सबसे बढ़िया जगह है छोटे वूपर को पालने के लिए, और वूपर का ही विकसित रूप होता है क्लॉडज़ायर। पर समाधान के साथ मुश्किलें भी आती हैं। यहाँ क्लॉडज़ायर का मेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लॉडज़ायर एक मछली होने के बाद भी ये एक पॉइजन एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होता है, और अगर फीमेल क्लॉडज़ायर मिल भी जाए तो हमेशा एक मेल राइवल क्लॉडज़ायर मौजूद होता ही है। मेल क्लॉडज़ायर्स के बीच फीमेल क्लॉडज़ायर्स लेके जंग काफी खूंखार और बिना रोक टोक के चलता जाता है। पाल्डिया के वूपर्स हमेशा क्लॉडज़ायर में विकसित होते हैं, पर नॉर्मल वूपर्स हमेशा क्वैगज़ायर में विकसित होते हैं। इनका वजन 220 किलो से भी ज्यादा होता है, और इसके साथ ही इनका हर एक वार राइवल के लिए बहुत दर्दनाक होता है। ऐसे जंग को कोई भी बिना गहरे चोट के छोड़ने को राजी नहीं होता। उसको अपना ताज मिल चुका है और घुसपैठिए को वो फिर से धुंधले पानी में भेज देता है। अब आते हैं कांटो रीजन के एक ऐसे पहाड़ी इलाके में जहां पे इंसानों का नामो निशान तक नहीं है, और इस जगह पे हमें वो प्रजातियां देखने को मिलती है जो हमें आसानी से बाकी जगहों पे नहीं दिखते। साल के शांत महीनों के वक्त एक चुनिंदा प्रजाति की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भर जाती है। मैजिकार्प, एक वाटर टाइप पोकेमॉन जो सिर्फ स्प्लैश, टैकल या फ्लेल जैसे नॉर्मल टाइप अटैक्स को यूज कर सकता है। उनका एक बड़ा सा झुंड जिंदगी के सबसे मुश्किल चुनौती को पार करने यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। उनके अंडे इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें शांत और साफ पानी की जरूरत होती है, इसीलिए वो समुद्र से माइग्रेट करके झरने से ऊपर जाएंगे जहां पे उनके लिए सटीक वातावरण मिलेगा। पर बहुत सारे मैजिकार्प्स के लिए अंडे देना और विकसित होने का ये सफर आखिरी होने वाला है। नजदीकी क्षेत्रों से बहुत सारे अर्सरिंग्स झरने के सामने झुंड बनाते हैं और इंतजार करते हैं मैजिकार्प के पहले कदम के लिए। उनके सफर में उनको जितना वक्त लगेगा वो उतना ही थकते जाएंगे। झरने की ऊंचाई कम हो सकती है, पर शिकारियों के चालाकी की नहीं। भले ही मैजिकार्प को दुनिया का सबसे बेकार पोकेमॉन के नाम से जाना जाता हो, पर इनमें 70 फीट से भी ऊपर छलांग लगाने की क्षमता होती है। हालांकि लड़ाई के वक्त उनका ये क्षमता कोई भी काम में नहीं आता, पर उनके सफर के लिए ये बहुत काम की चीज है। ये मछलियां छोटी छलांग लगा के देखने की कोशिश करते हैं कि भालू आखिर है कहाँ पे।
अर्सरिंग नॉर्मल टाइप पोकेमॉन टेडी उर्सा से विकसित होता है और फिर नॉर्मल टाइप टेडी उर्सा एक ग्राउंड एंड नॉर्मल टाइप अर्सर लूना में विकसित हो जाता है। पर मैजिकार्प हमेशा ऐसे बच नहीं सकते। बोन्स और स्केल से भरे रहने के बावजूद मैजिकार्प अर्सरिंग के लिए एक फेवरेट स्नैक है। पर यहाँ पे सिर्फ भालुओं का डर नहीं है। छलांग लगाने के बाद पास में उड़ने वाले शिकारियों का भी वो शिकार बन सकते हैं। मौत के मुंह में खड़े रह के वो आगे बढ़ने से थोड़ा सा झिझकते हैं, पर बिना मौके के बावजूद छलांग तो लगानी होती है। पर उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से एक मैजिकार्प की कुर्बानी बाकी मैजिकार्प्स के लिए एक नया मौका होता है। सिर्फ कुछ लकी मैजिकार्प्स ही अपने आने वाली पीढ़ी को जन्म दे पाते हैं और खुद एक ग्याराडोस में विकसित हो पाते हैं। जब दुनिया अपना मोड़ बदल के सूरज की किरणों को एक मौका देता है यहाँ पे पहुंचने का, तब ये ग्लेशियर्स पिघल के छोटे छोटे नौका में तब्दील हो जाता है। जो कुछ प्रकार के जीव अपने बच्चों को पालने के लिए सही जगह समझते हैं। एक नन्हा सा स्फील, इसने एक हफ्ते पहले दुनिया के कोख में जन्म लिया। ठंड से बचने के लिए उसके पास बस अपनी डबल लेयर फर वाली गोल मटोल शरीर है। उनके शरीर का आकार थोड़ा सा अलग होने की वजह से उनको चलने में तकलीफ होती है। गोल घूमते हुए मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता। मां भी यहीं कहीं पे है। सभी बच्चों की तरह इस फील को भी पता है कि अपनी मां का ध्यान कैसे खींचना है। नर्सिंग पीरियड खत्म होने तक मां का दूध ही इस फील के लिए एक लौता खाना है। मां के दूध में रहने वाला 70% फैट उसको इस जमा देने वाले ठंड के पकड़ से बचा के रखेगा। मजे की बात यह है कि स्फील, सीलो और वोल्ड्रेन ये तीनों आइस एंड वाटर टाइप पोकेमॉन हैं। मां के दूध पीने से इसका वजन करीब हर रोज 5 किलो तक बढ़ेगा और एक हफ्ते में ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये दो भाई अक्सर अकेले निकल पड़ते हैं इस दुनिया को घूमने के लिए, परंतु इनकी जिज्ञासा हमेशा इनको किसी मुसीबत में डाल देते हैं। इससे पहले कि वो अपने घर तक पहुंच पाए, ये तो साफ हो जाता है कि इस बर्फ के गोले का एक खुद का दिमाग है। ये दो भाई अभी बहुत छोटे हैं तैर के घर वापस जाने के लिए, और ये नई जगह इनके लिए खतरनाक हो सकती है। एक बर्फ का तूफान अचानक से दोनों भाई को अपने चपेट में ले लेता है। अपने मां के बावजूद शायद यही दोनों पहले होंगे जो इस खतरनाक तूफान के शिकार बनेंगे। शायद इत्तेफाक से
या चमत्कार से, ये एवलक अपने बर्गमाइट बच्चों के साथ मेनलैंड की तरफ वापस चला आता है। अब भी एक लंबा सफर बाकी है इन स्फील्स को अपने बलबूते पे जिंदा रहने के लिए। पर हर स्फील की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। करीब 50% स्फील्स ऐसे ही दुर्घटनाओं में जान गंवा बैठते हैं। वेलॉर्ड 45 फीट बड़ी ये चमत्कारी जीव दुनिया में बड़े जीवों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। ये वाटर टाइप पोकेमॉन वेलमर से विकसित हुआ एक वाटर टाइप वेल पोकेमॉन है। इसकी हार्ट एक स्नोरलैक्स जितनी बड़ी होती है और इनके ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी वॉर टर्टल तैर सकता है। वेलॉर्ड कभी अकेले नहीं घूमते, वो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं इस खुले समुंदर में। सिन्हों का उत्तरी विभाग उनका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है और अलोलन सी उनकी खाने की जगह। साइट सीयर्स के बीच वेलॉर्ड लोकप्रिय होने के बावजूद वेलॉर्ड को ये लोकप्रियता कुछ पसंद नहीं आता। पिछले शतक अलोलन मछुआरे ज्यादातर वेलॉर्ड्स को फीडिंग ग्राउंड से दूर भगा रहे थे, इस डर की वजह से कि उनकी झुंड उस एरिया के बहुत से मछलियों को खा जाएंगे। कुछ निराश मछुआरों ने तो बड़े पैमाने में उनका शिकार करना भी शुरू कर दिया और आज वेलॉर्ड विलुप्त होने के कगार पे है। शतक के अंत होते होते एक एंटी हंटिंग कैंपेन चलाया गया, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा उनके एंसेस्ट्रल हैबिटेट्स में होने लगी और उसके बाद से लेके उनकी संख्या धीरे धीरे फिर से पहले की तरह हो रही है। ये सभी वेलॉर्ड्स अकाला आइलैंड के तट के पास इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भारी पैमाने पे विशी-वॉशी का एक झुंड मौजूद है। छोटे वाटर टाइप के ये पोकेमोन जो 65% डीप सी फिश बायोमास की वजह है। वेलॉर्ड्स 10,000 फीट तक पानी की गहराई में गोता लगा सकते हैं और अपने बड़े से शरीर को इस्तेमाल करके वो विशी-वॉशी के झुंड को पानी के ऊपरी स्तर में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विशी-वॉशी के पास खुद के बचाव के लिए कोई भी तरकीब नहीं है। ये एक बॉल के आकार में झुंड बना के अपने शिकारियों से खुद को बड़ा दिखा के उनको डराने की कोशिश करता है और उनके कंबाइंड ग्लोइंग आइज उनको इस्तेमाल करके वो 40 किलोमीटर दूर तक SOS सिग्नल्स भेज सकते हैं। अब इसके बाद जो भी होगा उनको उसका सामना करना होगा। वेलॉर्ड को जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो लोग किसी और तरकीब को अपना ले। बड़े आकार में स्प्लैशेस इस्तेमाल करके वो विशी-वॉशी के बीच तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इससे बढ़िया मौका इसके बाद नहीं मिलेगा। वेलॉर्ड का बड़ा सा मुंह भारी पैमाने में पानी निकल लेता है और उसके साथ ही सारे विशी-वॉशी को पलक झपकते ही ये मादा वेलॉर्ड आज अपने भाग का खाना जुटा नहीं पाया। जल्दी ही उसके शरीर इतनी हल्की हो जाएगी कि उसके चारों तरफ का वायुमंडल उससे ज्यादा भारी होगा और वो हवा में उड़ने लगेगी। किसी को नहीं पता इन उड़ने वाले वेलॉर्ड्स की आखिर मंजिल क्या होती है। हालांकि प्रोटेक्टेड सैंक्चुअरीज में ये नजारा अभी बहुत कम हो गया है।
दे अ साडो डेजर्ट, एक रूखा सूखा सा मंजर। कुछ जीव इसको अपना घर मानते हैं, जमीन के ऊपर से लेके रेत के नीचे तक। पर सभी को इस जगह की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आती। डोडुओ अपने सालाना माइग्रेशन की वजह से ऐसी जगह जाने के लिए रवाना हुए हैं जहां पे पानी और हवा थोड़ा ज्यादा मौजूद हो। बाकी पंछियों से अलग डोडुओ अपने दौड़ने की क्षमता पे भरोसा रखता है, और वो उड़ते तभी हैं जब उनके पास और कोई चारा नहीं बचा हो। इस क्षमता के बावजूद भी रेगिस्तान से दौड़ना इतना आसान नहीं होता, और ज्यादातर वक्त वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और दल से अलग हो जाते हैं। दूर में रहने वाली कोई चीज उसको आकर्षित कर रहा है, शायद पेड़ पौधों से भरी हुई एक जगह। देख के लगता है उसके लिए मंजिल अब बदल गया है। उसका एक और सर दूर दराज सफर में थोड़ा सा थक चुका है। इतने दिनों सूखी घास खाने के बाद खाने में थोड़ा सा बदलाव उसके लिए एक दावत से कम नहीं। ये बस कैकनिया का एक छोटा सा दल है। इनको खाके कोई भी फायदा नहीं होगा। उसका एक और सर नींद से उठने के बाद ये पता लगा लेता है कि वो लोग अपने झुंड से बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं। पर अकेले डोडुओ ने किसी और का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सैंडाइल्स छुप के शिकार करने में माहिर होते हैं, और वो करीब करीब कुछ भी खा लेते हैं जो उनके आंखों के सामने मिलता है। हालांकि रेगिस्तान के इन इलाकों में वैसे तो खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो एक अकेला डोडुओ एक बड़े से दावत से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। उसको ये बात पता है कि वो ये काम अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकता। डोडुओ के ये शक्तिशाली पैर उनके लिए एक रुकावट बन के खड़ी हुई है, और इनके वजह से ही वो बाकी शिकारियों से भी बच जाते हैं। देखा जाए तो ये काम उसको अकेले नहीं करना होगा। अगर ये दोनों कोशिश करें तो शायद ये दोनों ही अपना पेट भर सकते हैं। इस डोडुओ को कोई भी खतरे के बारे में अब तक तो बिल्कुल नहीं पता। रेत के अंदर छुप के ये दो सैंडाइल्स एक जाल बिछा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि डोडुओ के दो सर होने की वजह से वो बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं। दोनों सैंडाइल्स छुप के बेसब्री से अपने मौके का इंतजार करते हैं। एक पैर जख्मी होने की वजह से वो लोग अभी दौड़ के भाग नहीं सकते, लेकिन उनके पास एक और चारा बचा हुआ है। शिकारियों के खतरनाक चंगुल से बचने के बाद वो लोग अपना जश्न बहुत खुशी से मनाते हैं। वैसे तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद कुछ भी नहीं था। मुझे बस पोकेमॉन के बारे में बात करने में मज़ा आता है, और मुझे उनके बारे में नॉलेज शेयर करने में भी मज़ा आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने फेवरेट एक पोकेमॉन के फैन मेड सीरीज़ को हिंदी में डब करके तुम लोगों को दिखाऊं। एंड आई डोंट नो कि तुम लोगों को ये कैसा लगा, पर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जाके एनलार्ज्ड काई इस बंदे को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे 3D एनिमेशंस में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, एंड माय गाइस पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स फॉर अस। तो या
होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो बता देना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई गाय एनलार्ज्ड गाय वंस अगेन। जैसे कि देख सकते हो ये वाला सीन, ब्रो इट टेक्स सो मैनी टाइम। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।